कितना जरूरी है ना ये जीवन में, कितना कुछ बदल देता है ना ये। आपके जीने का ढंग, आपके सपनों का रंग, सब कुछ पैसों पर डिपेंडेंट है। पैसा इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल करने की ताकत रखता है, लेकिन हमेशा नहीं। कभी कभी कागज के इन टुकड़ों की संख्या भले ही लाखों करोड़ों में हो, लेकिन उसकी वैल्यू 0 होती है। शहर के सबसे महंगे और अत्याधुनिक हॉस्पिटल के बेड नंबर 13 पर पिछले 5 दिन से बेसूद पड़ा हुआ है करोड़पति बिल्डर विक्रांत सिंघानिया का 20 साल का बेटा ध्रुव सिंघानिया। ध्रुव के मुंह पर ऑक्सीजन का मास्क लगा हुआ है, बगल ही ऑक्सीजन का सिलेंडर भी है, साथ ही स्लाइन की बोतल की सुई उसकी दाईं हाथ के नस में लगी हुई है, जिससे धीरे धीरे कर मेडिसिन उसके शरीर में जा रही है। उसके सिर के थोड़ा ऊपर एक छोटा सा मॉनिटर लगा हुआ है, जिस पर आड़ी टेढ़ी रेखाएं चल रही है और ये बता रही हैं कि ध्रुव की सांसें चल रही है। कितना अजीब है ना ये। एक निर्जीव मॉनिटर इंसान के जिंदा होने की बात कहता है। रात के यही कोई 1:30 बज रहे हैं। अस्पताल में पूरी तरह सन्नाटा है। अस्पताल की नसों को जमाई आ रही है, लेकिन फिर भी वो पूरी मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी कर रही है। बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाज लगातार आ रही है। कभी भौंकने की आवाज पूरी तरह बंद होती है, तो कभी वो एक साथ रोने लगते हैं। ऐसा कहा जाता है कि कुत्तों का रोना दुर्भाग्य की निशानी है। वही दुर्भाग्य जो ध्रुव सिंघानिया को मौत के मुंह से खींचने के लिए तैयार खड़ा है। ध्रुव के प्राइवेट वार्ड में उसकी मां साक्षी सिंघानिया काफी देर तक अपने बेटे को देखती रही। फिर उसे भी नींद आ गई और वो गहरी नींद में सो गई। ध्रुव के कानों से ये आवाजें टकरा रही है, लेकिन आवाज कौन दे रहा है वो नहीं दिखता है। आवाज भी साधारण नहीं है, बहुत बुलंद और डरावनी सी है। वो भयानक आवाज ठहर ठहर कर आ रही है। उठ जा ध्रुव, उठ, सुन जो मैं कह रहा हूं कर, उठ। ध्रुव के पलकों पर हल्की हलचल होती है, उसकी आंखें थोड़ी सी खुलती है। वो किसी को अपने सामने देखता है जो बहुत ही विशालकाय है, लेकिन उसका चेहरा वो नहीं देख पाता क्योंकि वो चेहरा पूरी तरह धुंधला है। उठ, अपनी नसों से ये स्लाइन की पाइप निकाल अपनी नसों में चुभा हुआ ये नुकीला इंजेक्शन। ध्रुव किसी सम्मोहित शख्स की तरह उस आवाज को सुनता है और फिर जोर से चीखकर अपने नसों में चुभे इंजेक्शन को एक झटके में निकाल फेंकता है। ध्रुव जोर से चीखता है। खून की तेज धार उसके हाथ से निकलकर नीचे जमीन पर और कुछ बेड पर गिरने लगती है। अपनी हाथ से ये ऑक्सीजन मास्क भी निकाल और फेंक दे इसे, चल फेंक। ध्रुव उस रहस्यमयी आवाज को फॉलो करता है और अपने मास्क को निकाल देता है। कुछ ही सेकंड में वह अस्पताल के बिस्तर पर किसी परकटे पंछी की तरह तड़पने लगता है। कुछ सेकंड में वो उस तरह तड़पता रहता है और फिर बिल्कुल शांत हो जाता है। ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन सब खत्म नहीं हुआ था। अभी तो शुरुआत हुई थी, एक भयानक शुरुआत। ध्रुव, ध्रुव, नर्स, नर्स, डॉक्टर। साक्षी सिंघानिया जोर से चीखते हुए बदहवास सी बाहर की ओर भागती है। नर्स, डॉक्टर, वो ध्रुव अपने बेड पर नहीं है। साक्षी की बातों को सुनकर अस्पताल का पूरा स्टाफ सख्ते में आ जाता है कि तभी 3-4 नर्सें जो चौथी मंजिल पर ड्यूटी में थी वह भागती और चिल्लाते हुए नीचे आती हैं। कोई कुछ समझ नहीं पाता। तभी एक ऐसे दृश्य पर सभी की नजरें गई जिसे देखकर सभी के दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि वो साफ साफ एक दूसरे को सुनाई देने लगी। ध्रुव, ध्रुव बेटा, ध्रुव, ध्रुव बेटा। ध्रुव सिंघानिया नर्सों के पीछे सीढ़ियों से उतरता हुआ आ रहा था। उसका शरीर पूरी तरह उल्टा था। हाथ और पैर दोनों के सहारे उतरता हुआ वो काफी भयानक लग रहा था। वो अजीब तरह से गुर्रा भी रहा था। अचानक उसने कई सीढ़ियां ऊपर से ही जोरों की छलांग लगाई और वो नीचे की ओर सिर के बल गिर पड़ा। सिर के जमीन पर टकराने से पूरा सिर भी लहूलुहान हो गया। दर्द
दर्द के मारे ध्रुव जमीन पर छटपटा रहा था और गोल गोल एक सर्किल में घूम रहा था, जिसके कारण एक लाल रंग का पूरा वृत्त उसके चारों ओर बन गया था। अस्पताल का सारा स्टाफ ये भयानक मंजर देख रहा था। सभी के चेहरे पीले पड़े हुए थे। साक्षी सिंघानिया अपने बेटे को दर्द से छटपटाता देख रही थी और लगातार चिल्लाए जा रही थी। ध्रुव, ध्रुव बेटा, ध्रुव, ध्रुव बेटा। कुछ देर बाद ध्रुव सिंघानिया फिर से अचेत हो गया। यार थोड़ी धीरे चला ले कार, मुझे स्पीड से डर लगता है। तो भी ना नंदिनी, अरे जिंदगी स्पीड का नाम है। स्पीड से सब कुछ हासिल किया जा सकता है, नहीं तो पीछे रह जाओगी। तेरी बात तो एकदम सही है ब्रो, स्पीड के बिना भी क्या जिंदगी। आई ऑल्सो अग्री यार, पर इस नंदिनी को कौन समझाए। पता नहीं ये इतनी थकेली बातें क्यों करती रहती है। ओए, इसमें थकेली वाली कोई बात नहीं है। मुझे स्पीड पसंद नहीं। कुछ ऊंच नीच हो गई तो क्या इस डर से जिंदगी का मजा लेना छोड़ दे। एक ही जिंदगी मिली है रे नंदिनी, उसे भी डर के गुजार दे। नो, दिस इज नॉट ध्रुव सिंघानिया स्टाइल, गॉट इट। अपने बर्थडे पर मिली लेटेस्ट और सबसे महंगी कार में ध्रुव अपने बेस्ट फ्रेंड अभय, दिव्यांका और नंदिनी के साथ पार्टी करने जा रहा था। शहर के हाईवे से फुल स्पीड से गुजरती हुई उसकी कार सब कुछ पीछे छोड़ती हुई आगे बढ़ती जा रही थी। यार ध्रुव, तेरा बर्थडे हर बार स्पेशल होता है। I mean, हमेशा यूनिक, लेकिन इस बार तेरा समझ नहीं आ रहा है। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? हाँ यार, ये बात तो मेरे भी दिमाग में चल रही है। तुमने खाना पीना भी सारा पैक कर लिया है? कहीं पिकनिक का सीन है क्या? हाँ, पिकनिक ही समझ ले। यह कहते हुए ध्रुव ने कार के ब्रेक पर पैर लगाते हुए गाड़ी को एक कच्चे रास्ते पर मोड़ लिया। वो रास्ता घने जंगलों से घिरा हुआ था। वाह ध्रुव, क्या मस्त जगह है यार। तेरा दोस्त ही मस्त है। हाँ, रवीना टंडन की तरह। नंदिनी ने मुस्कुराते हुए ध्रुव की ओर देखा। उसके बाद उसने ध्रुव को इशारा किया कि वो कार की सनरूफ खोल दे। ध्रुव के बटन दबाते ही सनरूफ खुल गया और फिर नंदिनी खड़ी होकर खुली हवा के साथ बाहर का नजारा देखने लगी। उसके बाल तेज हवा के झोंके से उड़े जा रहे थे। लव्ड इट यार, रियली लव्ड इट। तेरा ये बर्थडे लगता है बहुत ही यादगार होने वाला है। कोशिश तो पूरी है नंदिनी। कुछ दूर जाकर ध्रुव ने अपनी कार एक लेक के किनारे रोक दी और पूरे स्टाइल में बोला, तो गाइज, ये है आज का मेरा बर्थडे स्पॉट। इतना शानदार नजारा, नेचर के पास और सामने ये लेक, ये तो सच में हेवन है यार। सारे दोस्त कार से बाहर निकलते हैं। सभी नेचर को फुल एंजॉय कर रहे थे। दोस्तों, तुम लोगों के चेहरे बता रहे हैं कि ये जगह सभी को बहुत पसंद आई है। ऑब्वियसली यार, तुम लोग सोच रहे होगे कि हमेशा 7 या 5 स्टार में बर्थडे की पार्टी देने वाले ध्रुव सिंघानिया को इस बार क्या सूझी कि वो जंगल में आ गया। हाँ, सोच तो रही हूँ, लेकिन ये जगह इतनी अच्छी है कि क्या ही कहूँ। दोस्तों, पापा ने ये जगह खरीद ली है। हम यहाँ एक रिजॉर्ट बना रहे हैं, एक शानदार रिजॉर्ट जो शहर की भीड़ भाड़ से दूर तो होगा ही, यहाँ का एक्सपीरियंस ऐसा होगा कि यहाँ आने वाला बार बार यहाँ ही आना चाहेगा। तेरा बिजनेस माइंड हमेशा चलता रहता है। वैसे ही सही है यार, शहरों में तो आजकल वही शोर शराबा और पोल्यूशन है। यहाँ कम से कम शांति और सुकून तो होगा। शांति? ओए, यहाँ शांति भी होगी और शोर भी होगा। भाई, शोर तो इधर मेरे पेट में भी हो रहा है, चूहों के भागने का। सच में यार, जोरों की भूख लगी है। ध्रुव के दोस्तों ने कार की डिक्की में रखी बियर की पेटी और पैक्ड फूड निकाला और फिर बैठने के लिए जगह तलाशने लगे। तभी उनकी नजर एक पेड़ पर गई। वह पेड़ आम पेड़ की तरह नहीं था, वह बिल्कुल ही अलग था। वे सभी उस पेड़ की ओर बढ़े। यार, ये पेड़ कुछ अलग नहीं है। ऊपर से तो ये पूरी तरह हरा भरा है और नीचे सूखा। ऐसा कैसे हो सकता है? किसी और पेड़ के नीचे बैठे। तू भी ना नंदिनी, इतना दिमाग लगाती है इन सब चीजों में। इसी पेड़ के नीचे बैठ जाए तो क्या आफत आ जाएगी। सुन, अभी तो भूख लगी है, पहले खाते हैं फिर पीते हैं, उसके बाद टेंट लगाएंगे। रात को यहीं रुकना है। ओके बर्थडे बॉय, तुम्हारा हुक्म सर आँखों पर। नंदिनी ने ये बात इस अंदाज में कही कि सभी हंस पड़े। वे सभी उस रहस्यमयी पेड़ के नीचे बैठ गए। खाने का पैकेट फूड निकाला गया जिसमें चिकन और मटन के कई सारे आइटम्स और बियर की पेटी थी। केक भी निकाला गया। वे सभी केक काटने की तैयारी करने ही वाले थे, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे देख सभी शॉक्ड रह गए। अचानक से वहां तेज आंधी चलने लगी, बहुत तेज। अरे, इस मौसम को क्या हुआ? अभी तो एकदम क्लियर था सब कुछ, और अभी ये आंधी। चले जाओ,
चले जाओ, तुम सब लोग यहाँ से चले जाओ। ये मेरा घर है, यहाँ मांस मदिरा नहीं चलता। चले जाओ तुम लोग, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। यार, ये कैसी आवाज है, इतनी भयानक। मुझे तो डर लग रहा है। कैसी आवाज दिव्यांका? तुम लोगों ने वो आवाज नहीं सुनी क्या? आवाज? कौन सी आवाज? अरे यार, अभी मुझे लगा कि कोई मुझसे कह रहा है कि चले जाओ यहाँ से। तुम सब लोग यहाँ से चले जाओ, ये मेरा घर है, यहाँ मांस मदिरा नहीं चलता। चले जाओ तुम लोग, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। अभी हमने बियर पी भी नहीं और तुझे चढ़ गई। यार यहाँ हम 4 लोग हैं और तुझे ही वो आवाज सुनाई दी। तुम लोग मेरा यकीन करो, कोई मुझसे ये कह रहा था यार। हाँ यार, कुछ तो गड़बड़ है। ओए स्टूपिड, बर्थडे है आज मेरा, पार्टी कैंसिल करने नहीं आया हूँ यहाँ, पार्टी ऑल नाइट करने आया हूँ। और क्या? पर यार, ओए, तू अपने पर की बत्ती बना और उसे जला ले, क्योंकि रात होने वाली है। अभय की बात को सुनकर सभी हंस पड़े। उसके बाद सभी दोस्तों ने केक निकाला। केक के ऊपर बहुत ही खूबसूरत से लिखा हुआ था, हैप्पी बर्थडे ध्रुव। यार दिव्यांका, जरा माचिस पास करना, मोमबत्ती तो जला दूं। दिव्यांका ने नंदिनी को माचिस दी। नंदिनी माचिस जलाने की कोशिश करने लगी, लेकिन माचिस की तिल्ली जैसे ही चलती, अचानक से तेज हवा चलने लगती और वो बुझ जाती। कई कोशिशों के बावजूद भी वो तिल्ली नहीं जली। बड़ा अजीब है यार, जैसे ही तीली जलती है तेज हवा चलने लगती है और तीली बुझ जाती है। तीली के बुझते ही हवा भी रुक जाती है, फिर तीली जलाती हूँ तो फिर से हवा चलने लगती है। नंदिनी की बातों को सुनकर ध्रुव ने अपनी जेब से लाइटर निकाली और नंदिनी से कहा, स्टूपिड, दिमाग से काम ले, अब नहीं बुझेगा। नंदिनी ने लाइटर जलाई, लेकिन फिर से तेज हवा चलने लगी। उसने बहुत कोशिश की कि वो नहीं बुझे, लेकिन ये हो नहीं सका। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात ये कि उसके बाद लाइटर जली ही नहीं। नंदिनी ने लाइटर ध्रुव को वापस कर दी। उसने उसे शर्ट की जेब में रख लिया। लगता है इस बर्थडे पर बिना मोमबत्ती जलाए ही केक काटना होगा। कोई नहीं, गाना तो गा सकते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर ध्रुव, हैप्पी बर्थडे टू यू। बिना मोमबत्तियों के ही केक काटा गया। सभी ने केक की एक एक बाइट ली। फिर उन्होंने मोबाइल के ब्लूटूथ से कार के स्पीकर को कनेक्ट किया और बॉलीवुड सॉन्ग बजाने लगे। इधर प्लेट में खाना भी निकाला जाने लगा, लेकिन तभी ध्रुव ने शर्ट की जिस जेब में लाइटर रखा था, उस जेब से अचानक से धुआं निकलने लगा। ध्रुव को इस बात का अंदाजा नहीं था, लेकिन नंदिनी की नजर अचानक से उसकी जेब की ओर गई। ध्रुव, ये तेरी पैकेट से धुआं कैसे निकल रहा है? ध्रुव कुछ समझ पाता उसके पहले ही उसके पैकेट से आग निकलने लगी। आग! आग! अरे, ये आग कैसे लग गई? ध्रुव भी पूरी तरह डर गया, लेकिन एन वक्त पर उसने अपनी शर्ट उतार दी और उसे दूर फेंक दिया। ओह माय गॉड, ये क्या था यार? ये आग कैसे लग गई? लाइटर तो जल ही नहीं रही थी, फिर ये कैसे हुआ? किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। सभी के चेहरे पर डर साफ साफ दिख रहा था। इसी बीच ध्रुव ने माहौल को लाइट करने की कोशिश की। गाइस, जो होना था हो गया, चलो अब मूड की बैंड नहीं बजाते हैं, खाना खाते हैं। प्लेट्स में खाना निकाला जाने लगा। क्या मस्त खुशबू आ रही है यार, भूख तो और बढ़ गई है। तो पेट भर खा लेना भुक्कड़। सारे दोस्तों ने नॉनवेज खाना शुरू किया और साथ ही बियर का घूंट मारने लगे। बियर का घूंट मारते मारते अचानक नंदिनी की नजर उस पेड़ के ऊपर गई और वहां उसने जो देखा, उसे देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने देखा कि पेड़ की डाली पर कोई पैर लटका कर बैठा हुआ है। उसके पैर बहुत ही लंबे हैं और उसकी 2 बड़ी बड़ी आंखें उसे गुस्से से घूर रही है। गाइस, वो देखो, वो कौन है पेड़ पर? वो हमें घूर रहा है गाइस, देखो उसे उधर। नंदिनी की बातों को सुनकर सभी ने पेड़ के ऊपर देखा, लेकिन वहां तो कुछ भी नहीं था। क्या यार नंदिनी पहले से ही फटी पड़ी है हम लोगों की, और तू है कि अरे पेड़ पर तो कोई नहीं है। नहीं यार ध्रुव, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैंने सच में किसी को ऊपर देखा। वो हमें बहुत भयानक तरीके से घूर रहा था। कई बार फिर से सभी ने उस घटना को इग्नोर किया और चिकन और मटन का आनंद लेने लगे। साथ ही उसकी हड्डियां वहीं जमीन पर गिरने लगे।
चले जाओ, चले जाओ, तुम सब लोग यहाँ से चले जाओ। ये मेरा घर है, यहाँ मांस मदिरा नहीं चलता। चले जाओ, चले जाओ तुम लोग, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। इस बार वो अजीब और भयानक आवाज उन चारों ने सुनी। यार ये कौन बोल रहा है? दिव्यांका, तूने अभी इसी आवाज की बात की थी ना? हाँ यार, मैंने इसी के बारे में बोला था, पर ध्रुव ने। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोगों को ज्यादा चढ़ गई है? नहीं यार, हम पहली बार तो पी नहीं रहे हैं। हाँ वो तो है, पर इस आवाज का क्या करें? कोई आसपास दिख भी नहीं रहा है। यार मुझे डर लग रहा है, चलो यहाँ से निकलते हैं। डर तो सभी को लग रहा है, लेकिन अंधेरा पूरी तरह घिर आया है और सच कहे तो थोड़ा चढ़ भी गई है। ऐसे में कार ड्राइव करना रिस्क नहीं होगा? तो फिर क्या करें यार? अरे रात भर की ही तो बात है, सुबह निकलते हैं ना यहाँ से। लेकिन पूरी रात कैसे काटेंगे यहाँ, क्योंकि रह रह कर यहाँ अजीब अजीब चीजें हो रही हैं। हाँ, आई थिंक इससे पहले कि कुछ बड़ी गड़बड़ी हो, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। सभी दोस्तों ने सलाह मशवरा किया और सभी ने एक ही बात पर सहमति जताई कि वहां से निकलना चाहिए। ओके गाइस, निकलते हैं यहाँ से। सभी लोग कार में बैठ गए और फिर कार अपनी स्पीड में वहां से निकल पड़ी। ध्रुव कार ड्राइव कर रहा था। सभी दोस्त डरे हुए थे। ब्रो, ये कैसी जगह खरीद ली तुम लोगों ने रिजॉर्ट के लिए? मुझे तो ये कोई भूतिया जगह लगती है। अबे यार, सस्ती मिल रही थी तो ले ली पापा ने, वो भी मेरी जिद पर। अब ये भूतिया है या नहीं, ये कौन पता करता है। ध्रुव की कार आगे बढ़ रही थी। सारे दोस्त धीरे धीरे नींद की गोद में समाये जा रहे थे, लेकिन तभी ध्रुव की नजर कार की मिरर पर गई। उसने देखा कि उसकी गाड़ी के पीछे एक 15 से 20 फीट का विशालकाय इंसान दौड़ा चला आ रहा है। उसके चेहरे पर अलग ही तेज है, लेकिन उसके सिर पर 2 सींग निकले हुए हैं। चेहरा किसी राक्षस का है। उसके बदन पर जने हुए हैं, लेकिन पूरा बदन खून से लथपथ है। उसकी सुर्ख लाल आंखें ऐसी थी जैसे कि चूल्हे में गर्म कोयला। वह इंसान और राक्षस का मिश्रित रूप था। ध्रुव उसे देखकर पूरी तरह डर गया। उसने एक्सीलेटर पर अपना पैर और जोर से दबाया, लेकिन तभी वो पीछे भाग रहा विशालकाय राक्षस उसकी गाड़ी के आगे अचानक लेकर आ गया और उसकी कार की जोरदार टक्कर उस राक्षस से हो गई। नंदिनी जोर से चिल्लाई। ध्रुव की कार उस राक्षस से टकरा बड़ी सी पत्थर से जा भिड़ी और कार रुक गई। ध्रुव, क्या हो रहा है? तू पागल हो गया क्या? गाड़ी कैसे ठोक दी तूने? यार नंदिनी, यार राक्षस, मैंने एक राक्षस को देखा, विशालकाय राक्षस, गाड़ी के पीछे भागते हुए, और फिर अचानक से वो गाड़ी के आगे आ गया और मेरी कार की टक्कर उससे हो गई। क्या बात कर रहा है ध्रुव? कौन सा राक्षस? कौन था गाड़ी के पीछे और कौन आगे आगे? हाँ यार, ये राक्षस कहाँ से आ गया? अब राक्षस कहाँ होते हैं? राक्षस तो सैकड़ों साल पहले होते थे ना। यार मेरा यकीन करो, बहुत ही भयानक था वो। 15 से 20 फीट का। वो पंडित भी लग रहा था और राक्षस भी। उसके सिंग थे यार, बड़े और नुकीले। ध्रुव, तू पागल हो गया। हमारी ही गलती है, हमें तेरी बात नहीं सुननी चाहिए थी। हम सबको चढ़ी हुई है, हमें रुकना चाहिए था वहीं। लेकिन क्या करते दोस्तों, देखा था ना वहाँ क्या क्या हो रहा था हमारे साथ। नंदिनी अपनी बात कही रही थी, तभी ध्रुव के फोन की घंटी बजी। उसने जेब से फोन निकाला तो उस पर दिव्यांका कॉलिंग लिखा आ रहा था। ध्रुव ने गाड़ी के पीछे की ओर देखा। कुछ देर पहले तो दिव्यांका गाड़ी में ही थी, फिर वो कहाँ गायब हो गई और उसका कॉल कहाँ से आ रहा है? ध्रुव, ये दिव्यांका का कॉल कैसे आ रहा है? वो कार से कब उतर गई? अभय के साथ ही तो बैठी थी वो। ध्रुव ने फोन उठाया। ध्रुव, यार ध्रुव, जल्दी आ, जल्दी आ यहाँ, मैं यहाँ फंस गई हूँ, पूरी तरह से फंस गई हूँ। मुझे बचा ले यार, बचा ले। उसी पेड़ के पास आ जा यार, प्लीज आ जा। उसके बाद दिव्यांका के चीखने की आवाज आई। ध्रुव समेत किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उन्हें बस इतना पता था कि वो किसी मुसीबत में फंस गया है। यार मुझे बहुत डर लग रहा है, कुछ अनिष्ट का डर है, कुछ बेहद बुरा होने वाला है। नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। पहले दिव्यांका को बचाना होगा हमें, वो किसी मुसीबत में है। ध्रुव ने गाड़ी मोड़ी और फिर वे सभी उसी पेड़ की दिशा में जाने लगे। सभी के चेहरे पर एक मुर्दा खामोशी थी। थोड़ी देर बाद वे सभी वहां जा पहुंचे। दिव्यांका, 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 कहाँ हो यार? जवाब दो, हम आ गए हैं। दिव्यांका, दिव्यांका। रुको, मैं उसे कॉल करता हूँ।
अभय ने दिव्यांका का नंबर मिलाया। घंटी जा रही है यार। कम ऑन दिव्यांका, पिक अप द फोन यार, पिक अप द फोन। वे सभी उसी पेड़ के नीचे खड़े थे। अचानक नंदिनी के चेहरे पर पेड़ के ऊपर से कुछ गिरा, कुछ गीला गीला सा। नंदिनी ने अपने चेहरे पर हाथ लगाया और फिर जब उसने अपने हाथ की ओर देखा तो वो चीखते हुए बोली, ध्रुव, अभय, ऊपर देख यार। नंदिनी के चेहरे पर जो गिरा था वो खून था, दिव्यांका का खून। दिव्यांका उसी पेड़ के ऊपर लटकी हुई थी। उसके शरीर पर कई जगह दांतों के निशान थे, जिससे अभी भी खून रिस रहा था। दिव्यांका! यार ये क्या हो गया यार? ये सब क्या हो गया? तभी नंदिनी ने देखा कि अभय वहां नहीं है। ये अभय कहाँ चला गया? उसी समय उनके कानों में मोबाइल की घंटी की आवाज आई। वो आवाज दूर झाड़ियों से आ रही थी। नंदिनी, अभय दिव्यांका का फोन ट्राई कर रहा था, वो जरूर इधर ही गया होगा। दोनों झाड़ी की ओर बढ़े, लेकिन तभी अभय के भी चीखने की आवाज आई। ध्रुव, इधर मत आना इधर। नंदिनी, इधर मत आना, यहाँ एक राक्षस है। ध्रुव और नंदिनी ने अभय की कपकपाती आवाज सुनी तो वे भीतर तक सिहर गए। यार, हमें अभय को बचाना होगा। हाँ यार, चल। लेकिन वो उस तरफ बढ़ते, उसके पहले ही अभय का तड़पता और लहूलुहान शरीर उनके आगे आ गिरा। भाग यहाँ से, भाग। ध्रुव ने नंदिनी का हाथ थामा और बदहवास सा भागने लगा। वो भागता रहा। चांद धीरे धीरे आसमान से गायब हो रहा था। कुछ घंटों बाद सूरज नई रोशनी के साथ झांकने लगा था। ध्रुव और नंदिनी अभी भी भाग रहे थे, लेकिन अब वो जंगल नहीं था जहां वो भाग रहे थे। वो थी शहर की पक्की सड़क। यार, प्यास लग रही है, बहुत जोरों की प्यास लग रही है, गला भी सूख रहा है। मेरा भी यार। कुछ देर बाद उनकी नजर सड़क किनारे खड़े नारियल पानी वाले पर गई। वो भागकर वहां पहुंचे। भैया, नारियल पानी पिला दो। कहां से भागे भागे आ रहे हैं साहब? भाई, अभी पानी पिला दो, बाद में बताते हैं कहां से आ रहे हैं। नारियल पानी वाले ने ध्रुव की बात को सुनकर मुंह बना लिया। उसने नारियलों के ढेर में से एक बड़ा सा नारियल उठाया और उसके ऊपर अपनी नुकीली छुरी को जोर से मारा। लेकिन तभी जो हुआ उसे देखकर ध्रुव का शरीर पूरी तरह कांपने लगा। उसने देखा कि नारियल पानी वाले की जगह पर वही राक्षस खड़ा है और उसने नारियल पानी पर नहीं, नंदिनी के गले पर प्रहार किया है। नंदिनी का गला कटकर उसी समय वहां जमीन पर गिर पड़ा। उसके कटे सिर को वो राक्षस घूर कर देख रहा था। उस दृश्य को देखकर ध्रुव बेहोश हो गया। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें।